हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम साइंस बायोलॉजी वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था उसके आगे से हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो लास्ट क्लास चल रही थी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम को फिनिश करके हम ब्लड की ओर मूव कर गए थे। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर ब्लड को डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? हेडिंग लगा लेते हैं वापस से, ब्लड। तो हम अपनी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ चीजें हमने यहाँ पर बात भी कर ली थी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है। तो हमने क्या बताया था ब्लड के बारे में? हमने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से ना कहीं क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी उत्तक। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है, उस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। लगभग हमने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक एडल्ट मेल के अंदर कितना ब्लड होता है, तो लगभग 5 लीटर के आसपास क्या होता है? कितने लीटर के आसपास? नियर अबाउट 5 लीटर के आसपास क्या होता है? एक एडल्ट मेल के अंदर ब्लड की अमाउंट होती है। ठीक है, और ब्लड जो है उस ब्लड के हमने 2 कंपोनेंट डिवाइड किए थे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट बताए थे हमने? हमने जो ब्लड है हमारा, ये ब्लड हो गया, इस ब्लड को हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था। एक तो हमने क्या बताया था? प्लाज्मा वाला पोर्शन इसका, एक हमने बताया था इसका सेल्स वाला पोर्शन। ठीक है, हमने कहा था कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है वो कितना परसेंट होता है? वो 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स वाला पोर्शन होता है वो कितना परसेंट होता है? वो इसका 45%, उसमें ब्लड सेल्स पाई जाती है। फिर हमने क्या बताया कि प्लाज्मा वाले पोर्शन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वाटर कंपोनेंट होता है, और जो हमारा सेल्स वाला कंपोनेंट होता है, सेल्स वाले कंपोनेंट में हमने क्या बताया था? सेल्स वाले कंपोनेंट में हमने इसको 3 टाइप की सेल्स बताई थी। कौन कौन सी? पहली हमने बताई थी यहाँ पे आपकी आरबीसी, दूसरी हमने बताई थी आपकी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हमने बताई थी आपकी कौन सी? प्लेटलेट्स। तो ये 3 जो टाइप की सेल्स हैं वो हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक का पॉइंट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स कितना परसेंट बना रही हैं? ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो है वो 45% कंपोनेंट बना रही हैं। जो ब्लड सेल्स हैं, जो रक्त में उपस्थित कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं कौन कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा कौन सा है? डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा कौन सा आता है यहाँ पे? तीसरा हमारा आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 टाइप की सेल्स क्या होती है हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी आरबीसी की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट जो है वो है आर बी सी। या क्या बोल सकते हैं इसको? रेड ब्लड सेल्स। या क्या बोल सकते हैं इसको? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। या क्या बोल सकते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो जो हमारी आरबीसी है उस आरबीसी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? उस आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, उस आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं, और उसी आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, या इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हो गए? सारे हमारे आरबीसी के सिनोनिम्स हो गए, आरबीसी के ही पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, आरबीसी जो है शेप कैसी होती है आरबीसी की?
तो आरबीसी की अगर हम शेप की बात करें तो आरबीसी कुछ ऐसी शेप की होती है, ये ऐसी हो गई, ऐसी होगी और ये होगी, ठीक है। देखो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लेंस जो होते हैं वो कुछ उत्तल होते हैं, कुछ अवतल होते हैं। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं। उत्तल कौन से होते हैं? ऐसे लेंस जिनकी दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ये वाली बाहर की ओर निकली हुई है, ये वाली बाहर की ओर निकली हुई है, तो दोनों सतहें निकली हुई है, इसलिए इसको बाई बोल देंगे। बाई का मतलब दोनों, दोनों साइड क्या है? बाहर की ओर उभरी हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई सतह को उत्तल बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये कैसा लेंस हो गया? ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर यही लेंस ऐसा होता कि दोनों सतहें इसकी अंदर की ओर धसी हुई होती तो उसे हम क्या बोलते? जो सतहें अंदर की ओर धसी हुई होती है उनको अवतल सतहें बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। और अगर दोनों सतहें ही बाहर की ओर धसी हुई हो, ये वाली भी, ये वाली भी, तो इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव शेप या बाई कॉनकेव लेंस। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि जो बाई कॉनकेव लेंस होता है या ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें अंदर की ओर धसी हुई हैं, उसको हमने द्वि अवतल लेंस बोला। दोनों सतहें धसी हुई हैं अंदर की ओर, दोनों सतहें अवतलाकार हैं, इसलिए द्वि अवतल लेंस बोला। तो हमारी आरबीसी भी तो सिमिलर ऐसी ही होती है। तो आरबीसी भी शेप में कैसी होती है? आरबीसी भी शेप के अंदर होती है कैसी? बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप होती है। कैसी आरबीसी की शेप होती है? आरबीसी की शेप होती है बाई कॉनकेव शेप। क्या होती है? आरबीसी की शेप होती है। ये बाहर वाला इरेज कर देते हैं हम, ये समझने के लिए बनाया था हमने। ठीक, तो शेप ऑफ आरबीसी कैसी हो गई? शेप ऑफ आरबीसी की बात करें, शेप ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप होती है बाइकोनिकेव शेप बोल दो, या इसको द्वि अवतलाकार आकृति बोल दो, द्वि अवतलाकार। ये क्या होती है? आरबीसी की शेप होती है, ठीक है। अब जो हमारी आरबीसी होती है, हर चीज का एक लाइफ स्पान होता है, मतलब उसके जीवन की अवधि होती है। तो हमारे आरबीसी की भी जीवन की अवधि होती है, ठीक है। तो ये आरबीसी ऐसा बनती कहाँ पर? आरबीसी पहले ये जरूरी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो इस आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इस आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वैसे तो अलग अलग जगह पर होता है। अलग अलग जगह पर कैसे? जैसे जन्म से लेकर के 2 महीने की एज तक आरबीसी का फॉर्मेशन योग सेक में होता है। उसके बाद आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे लीवर में भी होता है, हमारे स्प्लीन में भी होता है, हमारे थाइमस में भी होता है, और उसके बाद आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है। जिन जिन जगह पर आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है उन साइट को हिमेटोपोएटिक साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन साइट को? उन साइट को हम बोलते हैं हिमेटोपोएटिक साइट। क्या होती है हिमेटोपोएटिक साइट? हिमेटोपोएटिक साइट वह साइट होती है, वह जगहें होती हैं जहां पर किसी पर्सन में आरबीसी का प्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम एक एडल्ट मेल की बात करें कि एक एडल्ट मेल में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो एक एडल्ट मेल जो है उस एडल्ट मेल में आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो होता है हमारी बोन मैरो में। अब सवाल उठता है भाई ये बोन मैरो क्या होती है? तो देखो क्या होता है कि हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे मान लो कि हम एक बोन की स्ट्रक्चर बनाएं, ये एक हमारी क्या है? बोन है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बट ठीक है, बोन तो है ही। ये हमारा मान लो हमारी एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन जो होती है ना, उन लॉन्ग बोन के अंदर यहाँ पर क्या होता है? एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? मैरो कैविटी बोलते हैं। ये जो अंदर कैविटी पाई जाती है वो मैरो कैविटी होती है, और इस मैरो कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। यह बोन मैरो इनिशियली तो रेड होती है, यानी कि शुरुआती दौर में तो यह रेड होती है,
लेकिन बाद में इसमें फैटी टिश्यू का डिपॉजिट होता रहता है और रेड बोन मैरो कंटिन्यूअसली फैटी टिश्यू के डिपॉजिट होने के कारण से कौन सी बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, यह येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी पर्सन के अंदर हमसे ये पूछ ले कि आरबीसी जिन जिन जगहों पर बनती है या ब्लड जिन जिन जगहों पर बनता है, ब्लड बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ब्लड का फॉर्मेशन जिन जिन जगहों पर हो रहा है उन साइट को हिमेटोपोएटिक साइट के नाम से जाना जाता है। ये जगहें क्या क्या हो सकती हैं, तो ये जगहें आपकी योक सेक हो सकती है, ये जगहें आपकी लीवर हो सकती है, ये जगहें आपकी स्प्लीन हो सकती है, ये जगहें आपकी थाइमस ग्लैंड हो सकती है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये आपकी बोन मैरो हो सकती है। अगर एक एडल्ट मेल के बारे में बात करें तो एक एडल्ट मेल के अंदर जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो एक हिमेटोपोएटिक साइट का एग्जाम्पल है जहां पर पर्सन के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन पाया जाता है। ब्लड का प्रोडक्शन है मतलब आरबीसी का भी है, मतलब डब्ल्यूबीसी का भी है और मतलब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी है। तो कहाँ पर होता है एडल्ट मेल के अंदर, एडल्ट मेल में वो प्रोडक्शन साइट बोन मैरो होती है। दूसरा सवाल उठता है कि सर बोन मैरो क्या होती है, तो बोन मैरो का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उन लॉन्ग बोन के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उस कैविटी के अंदर जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं मैरो। चूंकि बोन के अंदर है इसलिए बोल दिया गया बोन मैरो। और यह जो बोन मैरो है अपने शुरुआती दौर में रेड कलर की होती है, लेकिन धीरे 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 जब एज एडवांस होती जाती है तो इस बोन मैरो में फैटी टिश्यू का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और फैटी सब्सटेंस के डिपोजिशन के कारण से रेड बोन मैरो का कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर। तो जैसे जैसे एज एडवांस होती जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ येलो बोन मैरो जनरली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब येलो बोन मैरो बढ़ेगी, फंक्शनल बोन मैरो या ऐसी बोन मैरो जिसमें कार्य करने की क्षमता है वो तो आपकी रेड बोन मैरो होती है। तो जैसे जैसे रेड बोन मैरो का कन्वर्जन होगा, रूपांतरण होगा किसके अंदर, येलो बोन मैरो में, पर्सन के अंदर ब्लड प्रोडक्शन की रेट भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे सने सने कम होती जाएगी। इसीलिए ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर खून की कमी स्वाभाविक ही है, नेचुरल ही होती है। ठीक है, तो एडल्ट के अंदर साइट कौन सी होती है, बोन मैरो होती है। और ब्लड का जो प्रोडक्शन है, ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमेटोपोएसिस या हेमेटोपोएसिस। सॉरी माफ कीजिएगा, इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेमेटोपोएसिस। किस नाम से जानते हैं उसको, उसको हेमेटोपोएसिस के नाम से जाना जाता है। तो एक पर्सन के अंदर आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, पहली बात। नंबर दूसरी बात कि किसका पोर्शन है, ब्लड का पोर्शन है। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स का एक हिस्सा होता है। ठीक है, शेप क्या होती है इसकी, तो शेप ऑफ आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप यानी द्विअवतलाकार इसकी शेप होती है। किस जगह पर प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन जो है वो योक शेक में भी होता है, लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है और थाइमस में भी होता है। और एक एडल्ट मेल के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसको हेमेटोपोएसिस बोलते हैं। और जिन जगह पर ब्लड का प्रोडक्शन होता है उन साइट्स को हेमेटोपोएटिक साइट्स के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, अब जो आरबीसी है, जो हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान मतलब जीवन जीने की अवधि। तो लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, आरबीसी जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मेल या इन एडल्ट पर्सन,
तो एडल्ट पर्सन के अंदर एक आरबीसी जो है उसकी लाइफ स्पान या उसकी जीवन की अवधि जो है वो 120 दिन होती है। और अपने 120 दिन की अवधि को पूरा करने के बाद ये जो आरबीसी है ये पहुंचती है हमारी स्प्लीन के अंदर, हमारी तिल्ली, स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी स्प्लीन के अंदर पहुंचती है और स्प्लीन के अंदर पहुंचने के बाद में वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, स्प्लीन की ब्लड वेसल्स थोड़ी माइनर होती हैं, उनका कैलिबर जो होता है वो उनका डायमीटर कम होता है तो उसमें फंस जाती हैं और चूंकि ओल्ड एज वाली आरबीसी हैं तो उनका वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आरबीसी जो है उन आरबीसी का डेथ कहाँ पर हो रहा है, उनका डेथ स्प्लीन में हो रहा है। कितने दिन के लाइफ को कंप्लीट करने के बाद में, तो 120 दिन के लाइफ को कंप्लीट करने के बाद में। और चूंकि आरबीसी की डेथ स्प्लीन में हो रही है इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, आरबीसी जो है इस आरबीसी के अंदर क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। शुरुआती दौर के अंदर जब आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो में हो रहा होता है तो उस दौरान तो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी अपनी एडवांस स्टेज के अंदर आती है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है। मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस क्या हो जाता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है और जिस प्रोसेस के दौरान नष्ट होता है उस प्रोसेस को पिग्नोसिस बोलते हैं। तो अब जो मैच्योर आरबीसी है उस मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल होता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल्स, ठीक है। तो क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? नहीं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। तो जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आरबीसी जो है वो दूसरा पाथवे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, एक पाथवे होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। वह पाथवे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है वो ऑक्सी पाथवे होता है और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है वो अनऑक्सी पाथवे होता है। तो आरबीसी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो साइकिल चलती है उस साइकिल का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या होता है? एटीपी जनरेट होते हैं और यह एटीपी क्या करते हैं? आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती और आरबीसी जो है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या होता है? उसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन दो जानवर ऐसे होते हैं, एक तो होता है हमारा केमल यानी कि ऊंट और एक होता है लामा, ठीक है। इन दो जानवरों की आरबीसी में क्या होता है? इन दो जानवरों की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम आरबीसी के लाइफ स्पान के बारे में जान चुके हैं, हम आरबीसी जो है उसके न्यूक्लियस के स्टेटस के बारे में, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आरबीसी के अंदर चलने वाली साइकिल जो कि आरबीसी को एनर्जी प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाने के जिम्मेदार है, वहां तक हम जान चुके हैं। अब हमारी जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर क्या होता है? हमारी जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? इस आरबीसी के अंदर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं एचबी बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के नाम से भी उसको जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम एचबी या हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज हम पीछे भूल गए, नई पेज में बता देते हैं
कि एक एडल्ट मेल के अंदर आरबीसी के नंबर कितने होते हैं, कि नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मेल, कि एडल्ट मेल के अंदर आरबीसी के नंबर कितने होते हैं। तो एक एडल्ट मेल के अंदर जो आरबीसी होती है उसकी संख्या 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। ठीक है, 4.5 से 5.5 मिलियन का मतलब इसको बोल सकते हैं कि 45 से लेकर 55 लाख तक आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक मेल के संदर्भ में, तो मेल के अंदर ये आरबीसी होगी लगभग आपकी 50 लाख के आसपास, और यही डेटा अगर एक फीमेल के संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर आपको आरबीसी की संख्या देखने को मिलेगी लगभग 45 लाख के आसपास। तो एक आरबीसी के नंबर की बात की जाए तो नंबर ऑफ आरबीसी एक एडल्ट मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होते हैं, जिसमें से अगर मेल के संदर्भ में बात की जाए तो आरबीसी के नंबर लगभग 5.5 या 5 के आसपास, और फीमेल में बात की जाए तो 4.5 मिलियन या 45 लाख जो है वो आरबीसी के संख्या होती है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एनीमिया, आपने सुना भी खूब होगा कि उसको खून की कमी है। तो मतलब एनीमिया का मतलब क्या होता है, आरबीसी जो है उन आरबीसी का कम होना, या दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि एचबी जो है हीमोग्लोबिन का कम होना। आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अगर आरबीसी की कमी होगी तो नेचुरल बात है हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। तो पर्सन के अंदर एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी का कम होना। और एक टर्म आता है पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथेमिया। तो दूसरा टर्म कौन सा था, पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर आरबीसी की संख्या का बढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आई। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है किसी पर्सन के अंदर खून की कमी, खून की कमी। खून की कमी होगी तो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, लाभदायक है या हानिकारक है, हानिकारक है। और जब खून की कमी होती है तो उसके लिए टर्म कौन सा काम मिलेगा, एनीमिया काम मिलेगा। दूसरा हमारे पास आया पोलीसाइथीमिया, जब किसी पर्सन के अंदर आरबीसी बढ़ जाए तो आरबीसी का बढ़ जाना क्या कहलाता है, पोलीसाइथीमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी आरबीसी के संदर्भ में कुछ नॉर्मल चीजें आई थी जो हमने बताई आपको। हमने आरबीसी की संख्या, आरबीसी की शेप, इसके अलावा आरबीसी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य आपको बताए। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी आरबीसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।